Hello everyone, today we are starting a new topic of class 12th, evolution or origin of life. यहाँ पे हम अगर बात करें तो दो चीज़ें होती हैं जीवन से जुड़ी हुई हैं, लाइफ से जुड़ी हुई हैं। लाइफ से रिलेटेड दो चीज़ों की अगर हम बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर देखी जाएँ तो लाइफ से जुड़ी हुई जिनसे जिनसे हमारी लाइफ में कई सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक तो रीज़न बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा एम ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल सी बात है, मैं सीधे पढ़ाने पे आ गया, मैंने और कोई बातें नहीं कही। ये वो चैप्टर है हमारा जो लाइफ से रिलेटेड है। एक्चुअली मैंने इसे पढ़ाने का सबसे पहले इसीलिए तय किया क्योंकि यहाँ से हमें ये पता पड़ता है कि आखिर लाइफ का ऑरिजिन हुआ कैसे। बचपन में क्वेश्चन हम लोग आपस में देखते थे ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। एक्चुअली उस टाइम पे तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं मिल पाया था, लेकिन अगर हम बात करें तो इसके थ्रू हम वो सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमारे मन में हुआ करती थी कि आखिर लाइफ का स्टार्टिंग हुआ कैसे। अगर यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, इन दो चीज़ों में पहली चीज़ अगर देखी जाए रीज़न बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेकंड एम ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैं बताऊंगा रीज़न बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कुछ थोड़ी सी टॉपिक्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। सेकंड, ये आपने खुद डिसाइड करना है आपकी तरफ से कि आपकी लाइफ का एम क्या है, तो वो उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे। डू योर सेल्फ, ये आपके लिए, खुद के लिए, और ये मेरी तरफ से मेरे लिए रीज़न बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इतना होने के बाद में ये कॉमन से इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पढ़ने के लिए, ठीक है। इससे हमें कई सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी कि कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे एक सिंपल सी सेल का फॉर्मेशन हुआ, कैसे ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे सिंपल एलिमेंट्स आए, वो सारी की सारी चीज़ें। खैर, इसके बारे में विस्तार से हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर इससे जुड़े हुए कई सारे कौन से तथ्य या फिर कौन सी चीज़ों को हम इसके साथ में रिलेट करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बिग बैंग हाइपोथेसिस की बात करेंगे। किसकी? बिग बैंग हाइपोथेसिस की। ये सबसे पहले दी गई परिकल्पना थी। एक्चुअली क्या था कि लाइफ की ओरिजिन से रिलेटेड कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारी हाइपोथेसिस दी, कई सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे उनके, जिनमें से सबसे पहले दी गई या सबसे पहले बताई गई हाइपोथेसिस थी बिग बैंग हाइपोथेसिस। एक्चुअली हमारी यूनिवर्स की एज जो मानी जाती है वो मानी जाती है 15 बिलियन ईयर्स। कितनी? 15 बिलियन ईयर्स हमारे यूनिवर्स की एज है। 15 बिलियन ईयर्स एगो एक एक्सप्लोजन हुआ था, ऐसा इस बिग बैंग हाइपोथेसिस ने बताया। मैं बताता हूँ कैसा। एक्चुअली क्या था कि पूरे यूनिवर्स में उस टाइम पे कुछ कंपाउंड्स थे, या फिर कह सकते हैं कि एक गैसियस क्लाउड्स थे जो कि पूरे यूनिवर्स के अंदर फैले हुए थे, ठीक है। उस गैसियस क्लाउड्स के अंदर उन गैसियस क्लाउड्स के अंदर जिसे एक नाम और दिया गया एबेलिमिटियर के द्वारा, उस गैसियस क्लाउड को बोला गया एलम या फिर नेबुला। एलम या फिर नेबुला। एक्चुअली हुआ क्या कि उसके अंदर उस पूरा जो गैसियस क्लाउड था जो पूरे यूनिवर्स के अंदर भरा हुआ था, उस गैसियस क्लाउड के अंदर एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ अकॉर्डिंग टू बिग बैंग हाइपोथेसिस। जो पूरे यूनिवर्स के अंदर एक नेबुला या फिर एलम जो कंपाउंड था गैसियस क्लाउड का, उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ। कब? 15 बिलियन ईयर्स एगो। और उस एक्सप्लोजन की वजह से वो सारा का सारा एलम, एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी अगर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा या फिर एक्सप्लोजन के बाद में जो कंपाउंड वहां पे रहते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं चारों हर एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ कब? 15 बिलियन ईयर्स एगो जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो एलम चारों डायरेक्शन में, तो जितनी डायरेक्शन जितना खाली स्पेस उन्हें मिला वहां पे वो स्प्रेड हो गए, स्कैटर्ड हो गए। और स्कैटरिंग के बाद में, उनके फैलने के बाद में, उसके तुरंत बाद में वो उन्होंने ही उस एलम ने अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कर लिया। किसका? अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया। और हर एक गैलेक्सी के अंदर एक अपना खुद का सोलर सिस्टम होता था, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता था गैलेक्सी का, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो जाता था, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो जाता था।
जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता था तो वो एज अ बिहेव किस तरीके से करता था, एज अ सन की तरह, किस तरीके से, एक एनर्जी के सोर्स की तरह या फिर सन की तरह। यहाँ तक इतना क्लियर होने के बाद में हम एक और चीज़ बात करेंगे यहाँ पे कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टू it 15 billion years ago, due to thermo यहाँ से सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंगली एक यूनिवर्स originated 15 billion years ago due to thermonuclear explosion, and this thermonuclear explosion is called Big Bang hypothesis या Big Bang। तो यानी कि यूनिवर्स की अगर हम स्टार्टिंग की या यूनिवर्स के ऑरिजिनेट होने के लिए अगर हम बात करें तो 15 बिलियन ईयर्स ago किसका ऑरिजिनेट हुआ होगा, किसका ओरिजिन हुआ होगा, यूनिवर्स का। यानी कि यूनिवर्स की एज आज की डेट से अगर हम डिफाइन करें तो कितनी हो जाएगी, 15 बिलियन ईयर्स। देन इसके बाद में अब हम बात करेंगे किसकी, सोलर सिस्टम की। ये पहला आपका बिग बैंग हाइपोथेसिस हो गया। देन हम बात करते हैं इसके बारे में, अबाउट सोलर सिस्टम। अगर सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एलम के बारे में। एलम और नेबुला। एलम और नेबुला क्या था, एलम और नेबुला के बारे में अगर हम बात करें तो हाईली हॉट गैसेस क्लाउड्स फिर एंटायर यूनिवर्स। उस एंटायर यूनिवर्स के अंदर हाईली हॉट गैसेस क्लाउड्स फिल थे जिन्हें हमने नाम दे दिया एलम और नेबुला। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर ही हुआ है क्या, बिग बैंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिग बैंग। थोड़ी सी मुझे जगह कम पड़ जाएगी बोर्ड पे, इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ। बिग बैंग, इस बिग बैंग हाइपोथेसिस के बाद में एलम स्कैटर्ड इनटू पैचेस। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही एलम और नेबुला के अंदर बिग बैंग होगा तो एलम स्कैटर्ड हो जाएगा इनटू पैचेस। पैचेस मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर लगातार फैलता जाएगा, और जैसे ही ये स्कैटर्ड हो जाएगा तो इस एलम के स्कैटरिंग और फैलने के बाद में ये एलम कंपोज्ड होगा, कंपोज्ड एंड फॉर्म galaxies of present day universe। इसके बाद क्या होगा, एलम कंपोज्ड हो जाएगा, साथ में थोड़े थोड़े आते जाएंगे और फॉर्म करेंगे किसका, गैलेक्सीज का। कब की गैलेक्सीज का, जो कि आज के प्रेजेंट डे यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज होती हैं उनके बारे में। अब क्या होगा, धीमे 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 यहाँ से हर एक गैलेक्सी के अंदर, बेटा बहुत सिंपल सा था, एलम और नेबुला हाईली हॉट गैसेस क्लाउड्स हैं जो कि एंटायर यूनिवर्स के अंदर फिल थे। उसके बाद में बिग बैंग हुआ इसके अंदर, कब, 15 बिलियन ईयर्स अगो। जैसे ही बिग बैंग हुआ
तो एलम स्कैटर्ड हो जाएगा इनटू पैचेस, और एलम के स्कैटर्ड हो जाने के बाद में एलम कंपोज्ड होकर के और फॉर्म्ड होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, गैलेक्सीज का, गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स, आज की डेट में जो गैलेक्सीज है उनका। इसके बाद सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है बेटा जी, किसका, सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। सोलर सिस्टम फॉर्मेशन इन ईच गैलेक्सी, या सोलर सिस्टम फॉर्म इन ईच गैलेक्सी, हर एक गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट अर्थ ऑरिजिनेटेड, उसी में से किसी एक गैलेक्सी में, जिस गैलेक्सी का नाम आप लोग जानते हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या भाई, मिल्की वे, तो उसी में से एक गैलेक्सी के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ भाई, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ ऑरिजिनेटेड। इसलिए यहाँ पर जो कि 15 बिलियन ईयर्स एगो एलम और नेबुला के अंदर एक्सप्लोजन हुआ था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, ये हुआ था 15 बाया, क्या 15 बाया। और अर्थ का ऑरिजिनेट होना, ये जो था उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, विद हाई टेम्परेचर, विद वेरी 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 हाई टेम्परेचर। ये जो एज हम बोलेंगे वो 4.6 बाया लेंगे बेटा, यहाँ पे बाया से मीनिंग है बिलियन ईयर्स एगो अर्थ ऑरिजिनेट हो गई 4.6 बाया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। आगे इसके बाद में धीमे धीमे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है टेम्परेचर कितना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। धीमे धीमे टेम्परेचर जो हो जाएगा वो केम डाउन, यानी कि टेम्परेचर फॉल होता जाएगा, धीमे धीमे कम होता जाएगा। तो अर्थ में ही हम बात करेंगे टेम्परेचर फॉल, ऐसे ही टेम्परेचर नीचे गिरेगा तो दो चीजें बनती हैं बेटा, ये दो चीजें बनेंगी, उन दो चीजों का नाम होगा एक लिथोस्फीयर और दूसरा एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर फॉल एंड लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर अपीयर, ये दो चीजें अपीयर हो गई कहाँ पर, अर्थ पर, लेकिन कब, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ। टेम्परेचर जैसे कम हुआ बेटा, यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, ये थोड़ी सी गंदी राइटिंग में मैंने जो लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, इस लिथोस्फीयर को हम बोल सकते हैं क्या, सॉलिड पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट। शायद नीचे का ना देखिए, इसलिए मैं यहाँ लिख चलता हूँ, सॉलिड पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट। ओके, सेकंड यहाँ से एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहीं से आप देख सकते हैं गैसियस पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से एक बार आप देख सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको पोस्ट करके राइट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास, है ना। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और अगली जो अपना टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ से हर एक गैलेक्सी के अंदर या सोलर सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे, तो सोलर सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट हो, सोलर सिस्टम के अंदर, या फिर कह सकते हैं किसी भी गैलेक्सी में सोलर सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होगा उसका, यानी कि जिसका मास और जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, वो हमेशा के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अवर सन का साइज सबसे ज़्यादा है, एज वेल एज ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा कि वो उसका टेम्परेचर वो कई ज़्यादा गुना टाइम तक, जैसे अर्थ भी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन साइज एज कम्पेयर टू सन थोड़ा सा छोटा था, तो वो थोड़ी सी जल्दी उसने टेम्परेचर को लूज कर दिया, सरफेस का वहाँ पे साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो एज कम्पेयर टू अर्थ टेम्परेचर को ज़्यादा टाइम तक लेके चलेगी। एज वेल एज आप लोगों ने पढ़ा भी है जूनियर क्लासेस के अंदर कि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती रहती है, हीलियम का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन के आपस में अटैच होने से, जिससे एनर्जी कई गुना ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। हम आज उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, वो कभी पूछना तो मैं बता दूंगा। खैर अभी हम जो बात करने वाले हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर नेबुला, अगर हम बात करें सेंट्रल पार्ट
ऑफ सोलर नेबुला। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई। सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर नेबुला का सेंट्रल पार्ट अभी भी कैसा होगा, हाई टेम्परेचर के साथ में होगा, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर नेबुला बिकेम स्टिल हॉटर, ठीक है। और यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कन्वर्टेड इनटू सन। सेंट्रल पार्ट जो है सोलर नेबुला का जो सेंट्रल पार्ट है, ये अभी भी टेम्परेचर तो इसका थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रहेगा, और यही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सन के अंदर, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा बाकी के प्लैनेट्स के लिए। एक्चुअली यहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि सन के अराउंड में, ठीक है, अराउंड द सन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अराउंड द सन यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू डिकम्पोजिशन यहाँ पे क्या होगा कि अदर प्लैनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स, क्योंकि जैसे कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वहाँ पे भी जो एलम और नेबुला जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो आपस में अटैच होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करेगा, किसका, प्लैनेट्स का। खैर यहाँ से एक बहुत अच्छी सी चीज़ आ भी गई, आप लोगों को अपने 8 प्लैनेट्स के नाम शायद याद भी होंगे। बाकी के MVENJSUN ये ट्रिक थी, जैसे मैंने याद किया था, तो यहाँ पे आप लोगों को याद भी होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे के सारे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं, ठीक है। एक्चुअली इसके बाद ये प्लैनेट्स के बारे में बात करने के बाद में अब हम सीधे के सीधे एंटर होना चाहेंगे उन थ्योरीज के बारे में जो कि एंशिएंट थ्योरी थी, जो कई सारे साइंटिस्ट ने ऑरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेट करके दी हुई थी। क्या इसे दोबारा से हटाते हैं एक बार, अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा हो तो आप पूरा देख सकते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर नेबुला बिकेम स्टिल हॉटर एंड कन्वर्टेड इनटू सन। सेकेंड, अराउंड द सन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि इस प्रकार थे, कैसे MVENJSUN मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब हम जो अभी तक टॉपिक चल रहा था उससे थोड़ा सा हट के बिल्कुल चलेंगे। यहाँ पे हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा है क्या, एंशिएंट थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ एंशिएंट थ्योरीज हैं, और थ्योरीज की अगर हम बात करें तो कई सारे मनगढ़ंत कहानियाँ थी, क्योंकि जब लाइफ का ओरिजिन अर्थ पर हुआ होगा तब ना तो हम थे ना आप थे, तो हम उस टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ सोच ही सकते हैं, और अगर वो सोच साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ होगी तो उसे हम एक तरीके से प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ ये सही होगी, लेकिन उसके लिए हमें साइंटिफिक एविडेंसेस देनी पड़ेंगे, उसके पीछे कारण बताने पड़ेंगे, एविडेंसेस देने पड़ेंगे, तब उसको जाकर के सही माना जाएगा। लेकिन कई सारी थ्योरीज ऐसी थी जो मन से दी गई थी, बस हम पढ़ सिर्फ इसलिए रहे, जब दी गई थी साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं थे फिर भी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं भाई क्योंकि उन्हें मानने वाले लोग बहुत सारे थे, उसी में से एक सबसे ज़्यादा मानी गई और आज भी कई सारे लोग उस पर बिलीव करते हैं, है ना, उस थ्योरी की बात करते हैं। तो पहली थ्योरी यहाँ से हम लेके आते हैं, वो थ्योरी थी क्या, थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन, को बोलते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद,
थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बिल्कुल मन से दी गई थ्योरी थी भाई। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो ये से देने वाले जो थे वो थे फादर्स। एक्चुअली ये जो थ्योरी थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि देने वाले फादर्स वाले से, एक्चुअली ये थ्योरी अकॉर्डिंग टू बाइबल थी, बाइबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इस थ्योरी के सपोर्टर का नाम देखना चाहूँगा। सपोर्टर जो थे वो फादर सुआरेस थे। सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी कौन? फादर सुआरेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बाइबल में कहा गया है, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा कि गॉड ने अर्थ एंड एवरीथिंग was created by God, earth and everything was created by God, earth and everything was created by God in 6 days, within 6 days। अर्थ का और सारी चीज़ों का, अर्थ पर उपलब्ध सारी चीज़ों का ओरिजिन या फिर उसका क्रिएशन जो किया है गॉड ने किया है केवल 6 दिनों के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल अर्थ एंड एवरीथिंग अर्थ एंड एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड इन 6 days, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पर ये चीज़ें और थी। अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन अगर हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग या फिर हम बताएं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लेके चलें वह तो फर्स्ट ह्यूमन मेल जो था वो था एडम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ह्यूमन मेल जो था वो कौन था? एडम। मेरा मेल का ये थोड़ा अजीब बना हुआ है। और फर्स्ट ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें, फर्स्ट ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें तो ये थी क्या? ईव। और एक और इसके बारे में हम मनगढ़ंत कहानी या फिर बोल सकते हैं किसी के रिलीजन से जुड़े हुए, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। बट साइंटिफिक प्रूफ ना होने की वजह से इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करा गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया इस थ्योरी को। इसमें एक कॉन्सेप्ट और था कि ईव का फॉर्मेशन जो था ना वो एडम की 12th रिब से हुआ था। एक्चुअली आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी जो रिब्स होती है 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है हमारे पास में, जिसमें आप बाकी की चीज़ें मैं बता ही दूंगा। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है जिसमें से ईव का फॉर्मेशन एडम की 12th रिब से हुआ था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईव अगर कही जाए तो 12th रिब ऑफ एडम से हुआ था, एडम की 12th रिब से हुआ था, है ना। ईव का फॉर्मेशन किससे हुआ? एडम की 12th रिब से हुआ, दैट्स इट। इसके अलावा फिर जब बाइबल के अकॉर्डिंग यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब स्पेशल क्रिएशन चला था तो हिंदू माइथोलॉजी भी इसके अंदर लगाई गई। तो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर अगर अकॉर्डिंग हम देख लें अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी देखा जाए बेटा तो अर्थ एंड एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय गॉड। अर्थ और एवरीथिंग, होल वर्ल्ड माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ जो क्रिएट किया है वो ब्रह्मा जी ने किया है, ठीक है। वो कई सारी थ्योरीज के अंदर आप लोग भी जानते होंगे ज़्यादातर कि ऐसा कहा गया है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर कि सभी कुछ जो क्रिएट किया है वो भगवान ब्रह्मा जी ने किया है, गॉड ब्रह्मा ने किया है। और इस हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ह्यूमन मेल अगर हम बात करें, फर्स्ट ह्यूमन मेल की अगर हम बात करें तो वो थे मनु। और फर्स्ट ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इसे पढ़ने में। फर्स्ट ह्यूमन मेल की अगर बात करें तो वो थे मनु। और फर्स्ट ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करें तो वो थी क्या? श्रद्धा। ये हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया गया है।
काम की बात यहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है कि इस थ्योरी को मानने वाले बहुत लोग थे भाई, बहुत मानने वाले लोग थे, लेकिन एक चीज़ थी इसके अंदर जो कि किसी से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। वो चीज़ ये थी कि शुरू से लेकर के एंड तक, मतलब पहले प्रिमिटिव जो एंशिएंट बात हम कर रहे हैं, ये प्रिमिटिव एरा की जब हम बात कर रहे हैं, तब से लेकर के आज तक अर्थ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये इस थ्योरी के अंदर स्पेशल क्रिएशन के अंदर बोला गया। और ये तो आप भी मानोगे भाई कि ऐसा थोड़ी ना हो कि तब से लेकर अब तक कोई चेंजेस ही नहीं हुए, पहली चीज़। दूसरी बात, ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस, ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस के ना होने की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस। ये हमारा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हो गया। इसके बाद में एक और चीज़, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसमें आप लोगों ने वो चीज़ नोट कर ली थी, कौन सी? सपोर्टर जो थे इसके बाइबल वाली थ्योरी के, कौन थे? फादर सुआरेस थे। वो क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली, है ना। देन इसको हम दोबारा से हटा देते हैं क्योंकि ये थ्योरी खत्म हो चुकी है। इसको क्रिटिसाइज इसीलिए किया गया था क्योंकि इसके फेवर में कोई भी साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं। अब थोड़ी सी वो थ्योरी आती है जो कुछ साइंटिस्ट ने सोच समझ के दी और इनके बारे में कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताए गए और कई सारे साइंटिफिक एविडेंसेस देने की कोशिश भी की गई। अगली सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है भाई, मज़ा आ गया इस थ्योरी के अंदर। एक्चुअली काफ़ी हद तक इसे मानना जरूरी भी हो जाता है इस थ्योरी को। थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, या फिर एक नाम और था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर एक नाम और है इसका थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस या फिर सॉरी, यहाँ पे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन ए बायोजेनेसिस लेके चलेंगे। ए बायोजेनेसिस यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ का ऑरिजिन हुआ। क्या था इस थ्योरी के अंदर, आइए देखते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं इसके बारे में। काम की बात ये थी कि इस थ्योरी के सपोर्टर बड़े शानदार लोग थे, मतलब उनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। काफ़ी सारी रिसर्चेस उनके द्वारा की गई हैं। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी आप जानते होंगे तो एरिस्टोटल ही है ना। तो एरिस्टोटल इस थ्योरी के सपोर्टर थे। अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के लिए सपोर्टर जो थे, तो वो जो सपोर्टर जो थे वो थे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं कौन कौन, कई सारे नाम मैं बता रहा हूँ, ये सारे नाम आपको पढ़ने हैं। इनकी कई सारी बेहतरीन एक से एक शानदार रिसर्चेस हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो इन सारे नामों को ध्यान से देखिएगा। थैल्स बहुत नाम है इनका। दूसरा एनेक्सिमेंडर आएगा अभी, बहुत फेमस है ये आदमी, एनेक्सिमेंडर। तीसरा आप दे सकते हैं एम्पिडोसस, इसके अलावा ले सकते हैं अपन, बिल्कुल अभी मैंने बोला था, एरिस्टोटल एंड लास्ट प्लेटो। ये सारे के सारे नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे और ये सारे के सारे नामों से कई सारी रिसर्चेस जुड़ी हुई हैं और
इन्हीं यही सारे लोग इस थ्योरी के सपोर्टर थे, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस के सपोर्टर थे। क्या कहा इन लोगों ने? हालांकि कई हद में, कई मायनों में ये थ्योरी लाइफ के ओरिजिन के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ये बात कही थी उस वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। आप ये मत सोचना कि सर बोले हर एक थ्योरी आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं, तो रिजेक्ट भले ही करते जा रहे हैं, लास्ट में आएगी ना सही वाली तब बताएंगे। अभी रिजेक्ट करते जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, और जो पहले बताई गई इन्हीं की इसी को आधार पर रख करके तो मॉडर्न थ्योरी दी गई थी। खैर थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस की अगर हम बात करें या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करें, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की बात करें, तो इसके सपोर्टर्स और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि लाइफ का ओरिजिन जो हुआ है, लाइफ का ओरिजिन जो हुआ है वो अपने आप नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। चलो ठीक है, एक बात सोच लेते हैं, लेकिन इसके बाद में कचरा फैला दिया इन लोगों ने। इन्होंने बोला कि नाइल रिवर जो है ना, नील नदी अपनी विश्व की, नील नदी की कीचड़ से, मड ऑफ नाइल रिवर कैन बी क्रिएटेड फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स एंड अदर रेप्टाइल्स। मतलब जो नील नदी के कीचड़ है, यानी नील नदी का जो मड है, उससे, उस मड से, उस कीचड़ से फ्रॉग का, क्रोकोडाइल्स का और अदर रेप्टाइल्स का ओरिजिन हो जाता है, और उन्हीं के साथ में धीमे धीमे वहीं से कई सारे ऑर्गेनिज्म बन गए, या इन्हीं में डेवलपमेंट के थ्रू जो जनरेशंस या फिर जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उसी के थ्रू बने हुए। ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि नील नदी के कीचड़ से सभी लोगों का ओरिजिन हुआ है, सभी लोग वहीं से ओरिजिनेट हुए, जिसके लिए इसको एक बार को मान भी लिया जाता। लेकिन यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई जो पिछली वाली थ्योरी के अंदर थी, वही प्रॉब्लम, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस अगर ऐसा हुआ था, जो इसके क्रिटिसाइजर थे इस थ्योरी का तो बहुत बेहतरीन क्रिटिसाइज किया गया। अभी इसके बाद एबायोजेनेसिस पढ़ा है, इसके बाद बायोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो उसमें जो बायोजेनेसिस जो देने वाले लोग थे ना, उन्होंने बायोजेनेसिस पर ध्यान देने से ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज करने पर ध्यान दिया है। वो तब हम बात करेंगे। तो इसके जो क्रिटिसाइजर थे इस थ्योरी के, उन्होंने कहा कि अगर तब वैसा हुआ होगा तो आज करके दिखाओ। क्या ऐसी बात है कि साइंटिफिक एविडेंसेस तो देने पड़ेंगे अगर किसी थ्योरी को हमें एक्सेप्ट करना है, तो इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक और चीज़, जिसका एक और सपोर्टर था इस थ्योरी का, मिलीजुली थ्योरी थी, कई सारे लोगों ने मिलकर दी थी, इसका एक और सपोर्टर था, एक साइंटिस्ट, उसका नाम था वॉन एलमोंट। भाई इस इंसान ने हद कर दी, खतरनाक। इसने बोला कि पसीने से भीगी हुई शर्ट, sweat soaked dirty shirt is kept in wheat barn। अगर sweat soaked dirty shirt को हम, एक पसीने से भीगी हुई गंदी शर्ट को अगर हम व्हीट बार्न के अंदर या गेहूं के गोदाम में रख दें, सुनना क्या बेहतरीन सी चीज़ बताई अगले ने, जो कि कभी सही नहीं हो सकती। इन्होंने बोला गलत था ये, सही मत मान लेना, गलत है। तो इन्होंने बोला कि पसीने से भीगी हुई गंदी शर्ट को व्हीट बार्न के अंदर यानी कि गोडाउन के अंदर रख दिया जाए जिसमें गेहूं भरा हुआ हो, तो उसके स्वेट से, वॉन एलमोंट साहब के पसीने से, स्वेट से 21 दिन के अंदर चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। अलग चीज़, पॉसिबल ही नहीं था, गलत थी ये थ्योरी। बाद में इसको बहुत बुरी तरह से इनकी बेइज्जती की गई, इतना बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी को। तो क्या है, सपोर्टर जो थे एबायोजेनेसिस के, वो थे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थैल्स, एनेक्सिमेंडर, एम्पिडोसस, अरिस्टोटल एंड प्लेटो। इसके अलावा एक और सपोर्टर था, बेहतरीन दीवाना था इस थ्योरी का, उसका नाम था वॉन एलमोंट। क्या इसके बारे में एक सेंटेंस हम लिख देते हैं। According to this theory, life was originated from non-living things spontaneously। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा। एक और सेंटेंस के बारे में लिखना है कि मड ऑफ नाइल रिवर, नील नदी के कीचड़ से किसका फॉर्मेशन हुआ था, फ्रॉग का, क्रोकोडाइल्स का। तो यहीं लिख सकते हैं, दे बिलीव्ड that the
mud of Nile river could according to the story, life was originated from non-living things spontaneously, and they believed that the mud of Nile river could give rise to frogs, snakes and crocodiles. कोई scientific evidence ना होने की वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दिया गया है ना। इसे मिटा देते हैं इसके बाद हम। एक और सपोर्टर के बारे में लिखेंगे। Another supporter of abiogenesis, नाम है वॉन हेलमोंट साहब। वॉन हेलमोंट साहब क्या हुआ इसके अंदर, क्या बताया गया देखते हैं। इन्होंने क्लेम किया, ही क्लेम formation of mice in 21 days if a sweat-soaked dirty shirt is kept in feed burn। इन्होंने बोला, वॉन हेलमोंट साहब ने बोला कि इन्होंने क्लेम किया कि फॉर्मेशन ऑफ माइस किससे इनके अंदर चूहों का निर्माण हो जाएगा या चूहे पैदा हो जाएंगे किससे, इनकी पसीने से भीगी हुई शर्ट से, जो कि अगर गेहूं के गोडाउन के अंदर रख दी जाए। बिल्कुल मन से था सारा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे पहले से कहीं एग वगैरह रखे होंगे, इन्होंने अपनी शर्ट रख दी होगी, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक थ्योरी बना दी। काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, साइंटिस्ट के सारे साथ में बैठे, तो इनकी वो थ्योरी पब्लिश हुई हुई। अगर वही साची है तो भगा दिया इनको। तो अनदर सपोर्टर जो एबायोजेनेसिस के थे वो वॉन हेलमोंट साहब थे। कई सारी और भी थ्योरीज इन्होंने दी है, तो बिल्कुल मतलब ये तो नहीं कि इंसल्ट तो नहीं कर सकते इनकी। इसके बाद में क्रिटिसाइज क्यों किया गया उसे भी जान लें कि इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन का रीजन जो था वो अगेन जो होगा ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस हम ले लेंगे, खत्म होगा। ठीक है, इसके बाद से भी अगर यहाँ से बोला जाए तो रिजेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस लिख लीजिएगा। सारा सब कुछ दिख रहा हो सामने से हट गया, इस पार्ट में लिख रहा। आगे से मिटा करके हम अगेन एक नई थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग पूरी पता पड़ा इतनी मेहनत सारी खराब। ठीक, नेक्स्ट अगली है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के लिए अगर हम लें, मेनली दो साइंटिस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से रिलेटेड, बाय हार्वे एंड अनदर साइंटिस्ट इज हक्सली। बाय हार्वे एंड हक्सली। इसके लिए एक सेंटेंस था हार्वे एंड हक्सली का, लैटिन लैंग्वेज के अंदर वो सेंटेंस था, जिसके बारे में कहा गया था इस सेंटेंस के लिए
ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और विवो। लैटिन लैंग्वेज के अंदर था ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और विवो। इसका मतलब जो था वो था न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑरिजिनेटेड on earth only by pre-existing life। बस यही कॉन्सेप्ट था इनका और इसे प्रूव भी किया गया। एक्चुअली अपने सेल के अंदर एक सेंटेंस और पढ़ा हुआ हमने, सेलुला ई सेलुला, वो भी लैटिन लैंग्वेज में था। मीनिंग ये होता है कि नई सेल की उत्पत्ति पुरानी किसी सेल के द्वारा ही होगी, अपने आप नहीं होगी। सेम वहीं पे भी, यहाँ पे भी वही था, ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और विवो लैटिन सेंटेंस था। इसका मीनिंग जो था वो था न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट होगा अर्थ पर वह सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो पहले से रही होगी, सिर्फ उसी की वजह से होगी। ये हार्वे एंड हक्सले साहब ने इस चीज को बताया, लैटिन सेंटेंस के अंदर दिया था, बाद में ऐसे बताया गया। अब मेन मजा स्टार्ट हुआ यहाँ से पढ़ने का, बेहतरीन शानदार वाला। अब इस थ्योरी के बाद में हम इनके सपोर्टर्स की बात करेंगे। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, फिर उसके बाद में, क्योंकि थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए इसके लिए, है ना, और स्पेस काफ़ी लिमिटेड है क्योंकि आपको पूरा कैमरे पे दिखना भी चाहिए। हार्वे एंड हक्सले अब हम बात करेंगे, यहाँ से मैंने कहा ना अभी मजा आएगा, और मजा किसमें आएगा देखते हैं। सपोर्टर्स ऑफ बायोजेनेसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बायोजेनेसिस के सपोर्टर्स और उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक मैं भी आ रहा हूँ कैमरे के अंदर, थोड़ा और आ सकता है। फर्स्ट जो सपोर्टर थे उनके फ्रांसिस्को रेडी, लेट मी चेक, ठीक, फ्रांसिस्को रेडी इटालियन साइंटिस्ट थे। पहले सपोर्टर किसके, बायोजेनेसिस के, और क्रिटिसाइज किया था इन्होंने किसको, ए बायोजेनेसिस को। कैसे किया था आइए देखते हैं। सपोर्ट भी किया तो विच एक्सपेरिमेंट किया था, देखते हैं। अगला लिज़ारो स्प्लेंजेरी, और इसके बाद में लास्ट लुईस पास्चर। ये तीन साइंटिस्ट थे, बायोजेनेसिस के सपोर्ट में थे, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसको, ए बायोजेनेसिस को, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस को। इन तीनों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया और सपोर्ट किया इन्होंने किसको, बायोजेनेसिस को। खैर फ्रांसिस्को रेडी जो थे वो इटालियन साइंटिस्ट थे, लिज़ारो स्प्लेंजेरी ये भी इटालियन साइंटिस्ट थे, है ना। और इसके बाद लुईस पास्चर साहब की बात करें, काफ़ी फेमस है भाई ये बंदा, तो बहुत फेमस है। ये इनकी अगर बात करें तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट से वहाँ के रहने वाले थे। उनके बारे में बताएंगे भाई, बहुत शानदार आदमी थे। इन्होंने यानी कितनी रिसर्चेस की हुई हैं। शायद लुईस पास्चर के बारे में मैं आपको दो चार चीज़ें बता दूँ। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़, डिसीज़ के बारे में जो हम पढ़ते हैं, आगे बताऊंगा इसके बारे में, आपने सुना भी होगा, खैर 11th क्लास में बताते नहीं है। तो लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ भी दी थी अगर याद हो तो। दूसरा
पास्चुराइजेशन, थ्योरी ऑफ पास्चुराइजेशन, जो पास्चुराइजेशन जो अपने यहाँ दूध वगैरह आता है पास्चुराइज रहता है, तो थ्योरी ऑफ पास्चुराइजेशन देने वाले यही थे लुईस पास्चर। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने वैक्सीन दी थी एंथ्रेक्स और रेबीज के लिए, लुईस पास्चर से हमने 3 चीजों के लिए फेमस हो गए। अनदर फोर्थ थिंग अगर देखा जाए तो ये ग्रेट क्रिटिसाइजर भी थे, किसके, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की। सबसे ज्यादा बेइज्जती इन्होंने की थी, किसकी, एबायोजेनेसिस की थ्योरी की। यानी कि ये इन 4 चीजों के लिए फेमस थे। पहला तो सबसे ज्यादा जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज ले सकते हैं, दूसरा पास्चुराइजेशन की थ्योरी के लिए, उसके बाद बोल सकते हैं ही गिवन वैक्सीनेशन फॉर एंथ्रेक्स एंड रेबीज, और लास्ट ले सकते हैं ये और फेमस इस चीज़ के लिए भी थे, क्रिटिसाइज करने के लिए एबायोजेनेसिस को और सपोर्ट करने के लिए किसको, बायोजेनेसिस को। इनका एक एक्सपेरिमेंट था एक्चुअली इसी से रिलेटेड, अभी कराएंगे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अभी 3 चीज़ें याद रखना भाई, एक तो जर्म थ्योरी और डिसीज दी थी, दूसरा पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, तीसरा एंथ्रेक्स और रेबीज के लिए वैक्सीन दिया था अगले ने। खैर अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उनको अभी छोड़ते हैं, ये उतने फेमस नहीं है जितना लुईस पास्चर साहब है, तो इसलिए मन में आया तो मैंने सोचा पहले बता दिया। फ्रांसिस्को रेडी की बात करें, इन्होंने क्या किया, he took cooked meat in 3 jars। इन्होंने 3 जार के अंदर कुक्ड मीट को लिया, 3 जार के अंदर देखें तो पहला जार हो गया भाई, दूसरा जार हो गया और तीसरा जार हो गया। तो 3 जार के अंदर इन्होंने क्या किया, कुक्ड मीट लिया, ठीक है, पके हुए मांस को लिया। तो पहला जार रखा अनकवर्ड, पहला जार कैसा, अनकवर्ड, दूसरा जार कवर्ड विथ पार्चमेंट पेपर, ठीक है, पार्चमेंट पेपर से कवर्ड जार। तीसरा एयर सील्ड जार। अब ये लेने के बाद में इन्होंने देखा कि मैगॉट्स, मक्खी के लार्वा को हम बोलते हैं मैगॉट्स, इन्होंने देखा मैगॉट्स डेवलप्ड ओनली इन द अनकवर्ड जार। भाई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर कहना क्या चाह रहे हो, बताते हैं बेटा। फ्रांसिस्को रेड्डी साहब जो इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, कुक्ड मीट लिया, कुक्ड मीट लेकर के उसे 3 जार के अंदर रख लिया। पहला अनकवर्ड जार था, दूसरा कवर्ड जार था जो कि पार्चमेंट पेपर से कवर किया गया था, और तीसरा एयर सील्ड जार था जिसको बिल्कुल एयर सील्ड कर दिया गया था। ऑब्वियस सी बात है भाई, इस एयर सील्ड जार के अंदर और जो जार कवर्ड होगा पार्चमेंट पेपर से, इसके अंदर मक्खी जा करके नहीं बैठ पाएगी, और जब मक्खी जा करके नहीं बैठ पाएगी तो वहां पे अपने एग्स को ले नहीं कर पाएगी, तो वहां पर कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के साथ में, तो यहाँ पे लार्वा, यहाँ पे मक्खी के लार्वा यानी कि मैगॉट्स का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। जबकि अनकवर्ड जार में जाकर के लगातार मक्खियां बैठी होंगी, तो यहाँ पर केवल इस अनकवर्ड जार के अंदर मैगॉट्स डेवलप हो गए, यानी कि मैगॉट्स डेवलप्ड ओनली इन द अनकवर्ड जार, यानी कि केवल उसी के अंदर लाइफ प्रदर्शित हुई जहां पर लाइफ पहले से थी, या फिर लाइफ वहां जाकर के उसने कुछ ऐसे वर्क किए जिसकी वजह से लाइफ आगे चल पाई, यानी कि लाइफ का ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ। यानी कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने सपोर्ट कर दिया बायोजेनेसिस को, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को, किसको, ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और विवो को, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ का ओरिजिन होगा, यानी कि लाइफ का ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही होगा, इसके अलावा किसी भी चीज से नहीं होगा। अगला देखते हैं लेज़ारो स्प्लेंजेंस। इन्होंने क्या किया, he boiled वेजिटेबल्स, इन्होंने क्या किया, वेजिटेबल्स को और मीट को
बॉईल किया, ठीक है, तो सूप फॉर्मेशन हो जाएगा, सूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उस सूप को इन्होंने 2 जार के अंदर रख दिया, दोबारा से 2 फ्लास्क के अंदर रख दिया। एक फ्लास्क को कवर कर दिया, एक फ्लास्क को पूरी तरह से एयर सील्ड पैक कर दिया, यानी कि उसके अंदर एयर भी एंटर ना कर सके। और दूसरे जार को उन्होंने कॉर्क के साथ में, किसके साथ में, कॉर्क के साथ में लूजली कॉर्क्ड फ्लास्क के तौर पे रखा, मतलब ऐसे इस तरीके से कवर किया कि जिसके अंदर कॉर्क लूजली फिक्स की गई थी, यानी कि उसके अंदर इजीली एयर अंदर बाहर जा सकते थी। यानी कि इन्होंने क्या किया, वेजिटेबल्स को और मीट को बॉईल करके सूप का फॉर्मेशन किया और उस सूप को 2 फ्लास्क के अंदर रखा, एक फ्लास्क को एयर टाइट कर दिया, बिल्कुल पैक कर दिया स्टेरिलाइज करके, और दूसरे वाले को ऑब्वियस सी बात है बॉईल करके रखा है तो एयर सील तो होगा। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, तो दूसरे वाले के अंदर क्या किया इन्होंने, लूजली जो कॉर्क के साथ में फिक्स करके रखा था, लूज में रख के, मतलब काफी ज्यादा लूज रखे, फ्लास्क के मतलब माउथ को लूज कॉर्क के साथ में फिक्स किया। जब लूज कॉर्क के साथ फिक्स करेंगे तो एयर इजीली अंदर बाहर जा सकेगी। फिर उन्होंने क्या देखा, जब बहुत टाइम तक उस फ्लास्क को रखा गया, इन दोनों फ्लास्क को, तो देखा तो जो फ्लास्क लूज कॉर्क के साथ में कवर किया गया था, सिर्फ उसी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, दूसरे के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दिएगा, क्योंकि एयर केवल किस में गई होगी, जो कि लूज कॉर्क के साथ फिक्स किया गया था, दूसरा वाला फ्लास्क। देखते हैं, ही बॉइल्ड वेजिटेबल एंड मीट। मीट he boiled vegetable and meat to prepare sterilized nutritious soup and kept in air sealed flask और loosely corked flask। यहाँ पे सूप तो बना दूँ। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो केवल इसी के अंदर लिए देखें, यानी कि हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड